हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सरवन और हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ का एनसीईआरटी का चैप्टर 3, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.1 कर चुके हैं। अब हम करें एक्सरसाइज 3.2। और आपको मैं एक बात बता दूं कि मैं न्यू एनसीईआरटी बुक जो आपका आया है, जिसमें कुछ चैप्टर आपके कट गए और कुछ एक्सरसाइज भी कट गया है, तो जो आपका न्यू एनसीईआरटी बुक है उसके अनुसार मैं करवा रहा हूँ। जिसमें कि आपको पता होगा कि आपका जो पहले ओल्ड एनसीईआरटी में बुक में जो 3.1 था वो कट चुका है, और 3.2 जो है वो बन चुका है 3.1, ठीक है। और जो 3.3 था वो बन चुका है 3.2, ठीक है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि अभी मैं ओल्ड एनसीईआरटी बुक के अनुसार मैं करवा रहा हूँ 3.3, और न्यू एनसीईआरटी बुक के अनुसार मैं करवा रहा हूँ 3.2 का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो आज हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन, परिचय कर रहे हैं चैप्टर का, जो भी कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा इस एक्सरसाइज में 3.2 में, तो बस इसको हम देख रहे हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। ये बीजगणितीय विधि और ग्राफीय विधि क्या था? ग्राफीय विधि में हमने देखा था कि ग्राफ पर दर्शा के कैसे हम हल करते हैं दो समीकरण को। एक रैखिक समीकरण युग्म मतलब दो समीकरण को, युग्म मतलब जोड़ा, ठीक है। तो ग्राफीय विधि से हल कैसे ज्ञात करते हैं उसको हम पहले देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि दो इक्वेशन को बीजगणितीय विधि से कैसे हल करते हैं, मतलब कि एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे। वहां पर एक्स वाई की वैल्यू ग्राफीय विधि से निकाल देते ग्राफ पर दर्शा के, और यहाँ पे कैसे निकालेंगे। तो देखो, तो आप लोग को मैंने बताया भी था कि दो विधि होता है हल करने की, दो समीकरण को हल करने की, ठीक है। दो समीकरण को हल करने की दो विधि होता है। पहला होता है ग्राफीय विधि, जो कि ग्राफ की सहायता से हम कर देते, ग्राफ पर दर्शा करके हल निकाल के, ठीक है। और दूसरा आपका होता है बीजगणितीय विधि। दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में भी दो विधि शामिल होता है। एक होता है प्रतिस्थापन। बीजगणितीय विधि में दो विधि को शामिल किया जाता है, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। एक होता है विलोपन विधि। आपको मैं बताऊं कि न्यू एनसीईआरटी बुक के अनुसार आपका जो 3.2 है इसमें हम प्रतिस्थापन विधि को देखेंगे, और जो 3.3 है उसमें हम देखेंगे विलोपन विधि को, ठीक है। पूरा एक्सरसाइज उसी पे बनाएंगे। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं, ठीक है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा आप पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा। मैं अब चलता हूँ आगे, जिससे कि थोड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, क्या कहते हैं, जगह का, तो इस कारण मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, मैं चलता हूँ आगे, ठीक है। अब करते हैं उदाहरण, देखिए। हाँ, ये उदाहरण जो है, ये उदाहरण 7वां, उदाहरण 7वां है। 7x माइनस में 15y और बराबर में है 2, और x प्लस में 2y बराबर में है 3। x प्लस में है 2y बराबर में है 3। ये है आपका समीकरण पहला, ये है समीकरण दूसरा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज करना है क्या, देखिए। अब प्रतिस्थापन विधि हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर रहे हैं, करके हल कर रहे हैं, मतलब एक्स वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दो समीकरण का हल करने का मतलब एक्स वाई की वैल्यू निकाल देना, ठीक है। देखिए, तो प्रतिस्थापन विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि कैसे करते हैं, देखिए। देखिए होता क्या है कि समीकरण पहला या दूसरा में से किसी एक में से एक्स की वैल्यू निकाल लो, चाहे इस समीकरण में चाहे इस समीकरण में। अगर इसमें से एक्स की वैल्यू निकालें तो इसमें एक्स की जगह पुट कर दो, या अगर इसमें से एक्स की वैल्यू निकालें तो इसमें एक्स की जगह पुट कर दो, या इसमें से वाई की वैल्यू निकाले हैं तो इसमें पुट कर दो। मतलब कि एक जिसमें से हम निकालेंगे एक्स या वाई की वैल्यू तो हम दूसरे समीकरण में पुट करेंगे, दूसरे समीकरण में रखेंगे, ठीक है। अगर इसमें से निकालेंगे तो इसमें रखेंगे। अब इसको करते कैसे, देखिए। जैसे मान लीजिए मैं समीकरण 2 को लेता हूँ, x प्लस में 2y बराबर में 3। अब इसको उस तरफ भेजता हूँ, क्या हो जाएगा, x बराबर में 3 माइनस में 2y, ठीक है, हो गया। अच्छा, तो ये हमारी x की वैल्यू निकल चुकी है दूसरा समीकरण में, इसको मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक है। अब एक चीज देखो, आप क्या देखो
कि एक चीज देखो कि ये जो पहला समीकरण है ये एक्स की वैल्यू है, दूसरे पहले समीकरण में रखेंगे कि दूसरा का हमने निकाला है एक्स की वैल्यू, तो हम पहले में रखेंगे, ठीक है, पहले में। तो पहले वो लिख देता हूँ कि 7x माइनस में 15y बराबर में है 2, 7x माइनस में 15y बराबर में है 2। अब हम लिखेंगे कि समीकरण 3 को समीकरण पहला में रखने पर, ठीक है, तो बस हम इसमें रख रहे हैं, ठीक है, एक्स की जगह रख देंगे, एक्स की वैल्यू ये क्या है 3 माइनस में 2y, तो एक्स की जगह रख दो, तो गुने में एक्स से 7 के साथ क्या हो जाएगा 3 ब्रैकेट लगा के 3 माइनस में 2y, फिर ब्रैकेट माइनस का 15 माइनस का 15 उतार दो, बराबर में है 2, हो गया। इसको एक बार इससे गुना करेंगे, एक बार इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 या 21, उससे गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 माइनस का 14y, ठीक है, और माइनस का 15 था ही बाहर, अब बराबर में है 2। अब देखो इसको उस तरफ भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस 14y और माइनस में 15y, अब बराबर में 2 में से माइनस होगा 21, तो ये हो जाएगा माइनस का 19, क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस का संख्या बढ़ा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 9 और 2 29y, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर में क्या हो जाएगा 19 बट्टे में 29, ठीक है, तो ये वाली निकल गया आपका y की वैल्यू। अभी जो y की वैल्यू निकला है ना, ये y की वैल्यू जो निकला है, ठीक है, इसको अब रखना है यहाँ y की जगह, ठीक है, ठीक है, देखिए तो इस y की वैल्यू को अब यहाँ रख दो y की जगह, तो क्या हो जाएगा x बराबर में 3 माइनस में 2y, x बराबर में 3 और माइनस 2, ठीक है, अब गुने में क्या है 19, अब बटे में है 29, बस अब गुना कर दो 2 को, बटे में 1 मान लो, ऊपर का ऊपर को नीचे का नीचे, तो 38 हो जाएगा, बटे में क्या है 29 का 29 रह जाएगा, 1 से गुना करने पर माइनस है माइनस 3 है, अब बराबर में है x, बटे में 1 मान लेंगे, इन दोनों कैल्शियम लो कितना आ जाएगा 29, तो x बराबर में बटे 29 है, अब 1 को 29 से भाग देंगे 29 रहेगा, 29 को 3 से गुना करेंगे, 29 को 3 से गुना करो, 29 27 के साथ और 3 दूनी 6 और 2 8 बस 87 यहाँ लिखेंगे, माइनस में क्या हो जाएगा 29 को 29 से माइनस लगा दिया, माइनस 29 को 29 से भाग देंगे कितना आएगा 1 आएगा, और 1 को 38 से गुना करेंगे तो यहाँ 38 आ जाएगा, ठीक है। तो बस इसको घटाओ, इधर कहाँ से देंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना है 17 में 60 गया तो 9, और यहाँ बचा कितना 7 में 3 गया तो 4 49 और बटे में 29, ये आ गया आपका x की वैल्यू और ये आ गया आपका y की वैल्यू। तो बस इस तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि करते हैं। चलिए अब हम करते हैं अगला उदाहरण, चलिए आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट अब हम देखते हैं उदाहरण 8वां, ये है एक्सरसाइज 3.2 का, ठीक है, इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो इसका हम उदाहरण देख रहे हैं। ये उदाहरण 8वां है, उदाहरण 8 है, ठीक है, और हम इसको किस विधि से कर रहे हैं तो प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज 3.2 में प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किया गया है और मैं ये न्यू एनसीईआरटी अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे, ऑल एनसीईआरटी जो बुक था उसका क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से पहला है 3.1 का, ऑल एनसीईआरटी बुक के अनुसार। इससे पहले जो जब सिलेबस ज़्यादा था और ज़्यादा एक्सरसाइज थी तो उसमें ये क्वेश्चन समझेंगे। तो यहाँ पे ना एक आफ्ताब था और एक उसकी पुत्री थी मेरे ख्याल से। तो आफ्ताब जो है उसका पिता है और वो पुत्री से कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, यहाँ 7 है, सॉरी 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कहने का मतलब समझना, आफ्ताब की आयु और उसकी पुत्री की आयु वर्तमान आयु, मतलब अभी जो आयु है, जैसे मान लीजिए मैं आफ्ताब हूँ और मेरी पुत्री है, तो अभी जो आयु है, जैसे अभी आयु है मेरा 15 और मेरी पुत्री का है मान लीजिए 9, ठीक, तो मेरा है 15, ठीक, और मेरी पुत्री का जैसे मेरा 15 तो कम हो गया, चलिए ज़्यादा मान लेते हैं, मान लीजिए मेरा है 30 और मेरी पुत्री का है 12, ठीक है, तो 30 और पुत्री का है 12, मतलब इससे भी 7 वर्ष पहले और इससे भी 7 वर्ष पहले। क्यों? क्योंकि मेरा अभी जो प्रेजेंट में वर्तमान में जो मेरा आयु है वो कितना है 30 और मेरी पुत्री का वर्तमान में आयु है 12, तो 7 वर्ष इससे ही पहले जाएंगे, 7 वर्ष इससे ही पहले जाएंगे, 7 वर्ष पहले का बात चल रहा है, तो दोनों में 7 वर्ष घटेगा। उसी प्रकार
यहाँ पर नहीं पता है कि आफ्ताब और उसकी पुत्री की आयु कितनी थी वर्तमान में, तो आफ्ताब की मान लेते हैं एस है तो 7 माइनस कर देंगे, 7 वर्ष पहले की बात चल रहा है। और उसकी बेटी का टी मान लेते हैं वर्तमान में अभी जो आयु है, तो बस 7 माइनस कर दिए, मतलब 7 वर्ष पहले का बात चल रहा है। कह रहा है कि 7 वर्ष पहले ना, दोनों में 7 वर्ष जब हम पीछे कर दिए कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे, पुत्री तुम्हारा जो आयु था उससे मैं 7 गुनी आयु का था, ये कहना चाह रहा है। आप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है, कि मेरा जो आयु था वो तुम्हारे आयु से 7 गुना ज़्यादा मेरा आयु था। मेरा जो आयु था तुम्हारे आयु से 7 गुना ज़्यादा था 7 वर्ष पहले, तो दोनों में से माइनस करके 7, फिर गुना किया 7। उसी पर कह रहा है आपसे 3 वर्ष बाद, मतलब 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष आगे, 3 वर्ष बाद पिता में 3 वर्ष आगे हो जाएगा और पुत्री भी 3 वर्ष बड़ी हो जाएगी। अगर पिता 30 वर्ष का है और पुत्री मान लीजिए कितना वर्ष का, मैंने बोला था 12 वर्ष का है, तो 3 ये भी आगे हो जाएगा और 3 ये भी आगे हो जाएगा, ये 33 का हो जाएगा और ये 15 का हो जाएगा। उसी प्रकार हमें नहीं पता है, तो ये एस था और ये टी था, तो इसमें भी 3 वर्ष आगे और इसमें भी 3 वर्ष आगे। तो कह रहा है मैं तुमसे ना 3 गुनी आयु का हो जाऊँगा 3 वर्ष बाद, आने वाला 3 वर्ष बाद, ठीक है। तो बस ये था क्वेश्चन। अब इसको हम पहले इक्वेशन बनाते हैं, फिर उससे प्रतिस्थापन विधि से एस और टी की वैल्यू निकाल देंगे, बस यही करना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या है, पहला, अगर पहला इक्वेशन बोलूँ, ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, ठीक है। पहला क्या है, एस माइनस में 7 बराबर में, अब देखो 7 टी माइनस में 7, एक बार इससे गुना करेंगे, एक बार इससे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो 7 टी और 7 7 49, अब बराबर में कितना हो जाएगा, ये 5 माइनस में 7 ही रहेगा, 5 नहीं सॉरी एस है, ठीक है, ध्यान रखना है एस, ठीक है। तो इसको इस तरफ ले आएंगे तो एस माइनस में 70 माइनस में 49 और प्लस में हो जाएगा 7 उस तरफ जाके, ठीक है, माइनस में इस तरफ, तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 42 आ जाएगा और बराबर में एस माइनस में 70, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, क्या है ये, पहला इक्वेशन, ठीक है, ये आपका पहला इक्वेशन ही है, ठीक। अच्छा अब या तो इसको छोड़ देते हैं, यहीं लिख देता हूँ, ये है पहला इक्वेशन आपका, ठीक है। अब दूसरा उतार लो, दूसरा उतार लो, s प्लस में 3 है बराबर में 3t और प्लस में t प्लस में 3 है, तो एक बार इससे गुना तो 3 की हो जाएगा, एक बार इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, बराबर में है s प्लस में 3। इसको इस तरफ ले आओ तो s माइनस में 3t और बराबर में 9 और उस तरफ माइनस में चला जाएगा, इसमें प्लस में 3, तो ये हो जाएगा 6, तो s माइनस में 3t और बराबर में हो गया 6, तो ये आपका था दूसरा इक्वेशन, ठीक है। ये 2 इक्वेशन है। अब किसी एक की वैल्यू निकालो, ठीक है, और पहले में पुट कर देंगे, या अगर पहले का निकालेंगे तो दूसरे में पुट कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ, तो s बराबर में ये 3t उस तरफ जाएगा, 6 प्लस में 3t, ये हो गया, s की वैल्यू आ गई, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब ये जो वैल्यू है आपका ये, ठीक है, ये यहाँ उतार लेते हैं, s माइनस में 70 और बराबर में है 42, ठीक। और इसको मैं नाम देता हूँ समीकरण 4। तो समीकरण 3 को 4 में रखने पर, ठीक है, या ये 1 है, 1 का बना हुआ ये समीकरण है, तो इसको 1 ही मान के चलते हैं क्योंकि ये इसी का है समीकरण, तो इसको माने समीकरण 1, ठीक है। तो समीकरण 3 को 1 में रखने पर, तो रखिए समीकरण 3 को समीकरण, या ऊपर ही करते हैं यहाँ, ठीक है, समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो s की वैल्यू कितनी है, 6 प्लस में 3t, s की जगह रख देंगे, पहले यहाँ उतार देता हूँ मैं, s 70 माइनस में 42, ठीक है, बराबर में, तो s की वैल्यू कितनी है, 6 प्लस में 3t, तो 6 प्लस में 3t यहाँ से रख दिए, 6 प्लस में 3t और माइनस में है 70 बराबर में है 42, माइनस का ये उस तरफ जाएगा तो बचेगा कितना, 3t और माइनस में 70 बराबर में 42 है और माइनस में जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 48 माइनस का, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, माइनस का 4, ठीक है, तो माइनस माइनस कट जाएगा
तो टी बराबर में हो जाएगा 48 अब बटे में 4, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 12 आ गया, 12 चौक 48, तो टी की वैल्यू आ गई 12। ठीक है। और कि किसकी वैल्यू निकालनी थी, एस की, तो एस बराबर हमारा क्या है 6 प्लस में 3t। ठीक है, तो टी की जगह टी की वैल्यू रख दो 12 प्लस में 6 बराबर में एस, तो एस बराबर में 6 प्लस में 12 36, एस बराबर में हो जाएगा 39। ठीक है, तो पुत्री की वर्तमान आयु आ गई 12 वर्ष। ठीक है, और एस की वैल्यू आ गई 39, मतलब कि पिता की आयु आ गई 39 वर्तमान में, मतलब उस समय अभी जो था, जिसे हम कहते हैं 7 वर्ष पहले और 3 वर्ष पश्चात, तो पुत्री का वर्तमान आयु कितना है 12 हो गया, और पिता की आयु होगी 39। तो ये थी आपका उदाहरण 8वां। तो हम करते हैं उदाहरण 9वां, चलिए आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब ये देखते हैं उदाहरण 9वां, और ये है आपका क्लास 10 मैथ का एक्सरसाइज हम करे थे 3.2 का इंट्रोडक्शन, उसका है उदाहरण 9वां। उदाहरण 9वां देखते हैं, और मैं उदाहरण 8 तक करवा चुका हूँ। ठीक है, देखिए उदाहरण 9वां में स्थिति दी हुई, पहले इसका समीकरण बनाना है और उस समीकरण का प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि क्या है आपको मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ पहले वीडियो में, लेक्चर में। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन जो करा रहा था मैं, ये उदाहरण 9वां कर रहे हैं, और इसका पहले स्थिति दिया हुआ है, इसको हमें समीकरण बना। देखिए समीकरण बना, देखिए क्या कह रहा है, 2 पेंसिल और 3 रबरों का मूल्य 9 रुपये है, और 4 पेंसिल और 6 रबरों का मूल्य 18 रुपये। समझने वाली बात यह है कि 2 पेंसिल और 3 रबर, 2 पेंसिल कितने का खरीदा और 3 रबर का कितने का खरीदा 9 रुपये में, हमें नहीं पता कि भाई 2 पेंसिल का मूल्य कितना था, 3 रबर का मूल्य कितना था, दोनों को जोड़ के तो है 9 रुपये, लेकिन हमें नहीं पता कि 2 पेंसिल कितने का था, 2 रबर कितने का था। इसलिए हम क्या करते हैं, माना, देखिए माना कि एक पेंसिल का मूल्य रहा होगा x रुपये, मान लेते हैं भाई एक पेंसिल का मूल्य रहा होगा x रुपये। ठीक है, और एक रबड़ का मूल्य मान लेते हैं रहा होगा y रुपये। ठीक है, कि भाई एक रबर का मूल्य रहा होगा y रुपये, एक पेंसिल का रबर रहा होगा x रुपये। तो अगर 2 पेंसिल है तो 2x हो जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये। तो मैंने माना है कि मुझे नहीं पता एक पेंसिल का मूल्य कितना है या 2 पेंसिल का मूल्य कितना है, एक का x मालूम है, 2 का कितना हो जाएगा 2x। उसी प्रकार मुझे नहीं पता एक रबर का कितना है या 3 रबर का कितना है, तो 3 रबर का पता होता तो हमें पता चल जाता है एक का कितना है। ठीक है, लेकिन हमें मूल्य नहीं पता, एक रबर का मान लिया y रुपये, तो 3 मूल्य कितना आ जाएगा 3 रबर का 3y, लेकिन टोटल खरीदा तो 9 रुपये में ही है, वैसे तो पूरा टोटल 9 रुपये में दिए हैं, ये सब इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक है, अगला है 4 पेंसिल खरीदा तो, और एक का x मूल्य है, तो 4 का कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, और एक का 6 रबर खरीदा है, एक रबर का मूल्य है y, तो 6 का कितना हो जाएगा 6y, खरीदा टोटल 18 रुपये में ही है। तो बस ये हो गया समीकरण, हो गया। चलिए किसी एक समीकरण में क्या करना है, हल वैल्यू निकाल के x या y का दूसरे समीकरण पुट करना। तो पहले समीकरण का मैं निकालता हूँ, 2x प्लस में 3y बराबर में 9, 2x बराबर में 9, और उस तरफ जाएगा माइनस में 3y। ठीक है, 2x, अब देखो एक चीज़, x के साथ 2 गुने में, दूसरी तरफ क्या होगा बटे में, भाग में भेज दो भाई, बटे में हो गया। तो बस इसको मान लेते हैं तीसरा इक्वेशन। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि दूसरा मैंने बोला था इसका निकालेंगे तो इसमें पुट करेंगे, इसका निकालेंगे इसमें पुट करेंगे। तो लिखते हैं कि समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस में है 6y बराबर में है 18, तो x की जगह रख देते हैं 9 माइनस में 3y, और बटे में है 2, अब प्लस में है 6y बराबर में 18, तो 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया 2 9 माइनस में 3y, 2 9 ब्रैकेट 9 माइनस में 3y, तो ब्रैकेट 9 माइनस में 3y। ठीक है, अब प्लस में है 6y, अब बराबर में है 18, इसको एक बार इससे गुना करेंगे, एक बार इससे, क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, इससे गुना कर इससे इसको करेंगे तो माइनस 3 दूनी 6y,
और प्लस में 6y बराबर में 18, ठीक है। ये माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, 18 बराबर में हो गया 18। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका कोई ध्यान से देखोगे इस समीकरण को, तो ये समीकरण जो है ना, ये एक आश्रित समीकरण है। आश्रित समीकरण है मतलब कि दोनों जो समीकरण है आश्रित समीकरण है। इसका मतलब दोनों समीकरण एक ही है, एक ही है दोनों समीकरण। देखो इसको 2 से बस गुना कर दिया गया है, काटोगे तो ये भी 2x प्लस 3y बराबर 9 आएगा। इसका मतलब जब भी दोनों समीकरण सेम होता है तो वो संपाती होता है, क्योंकि वो एक रेखा दूसरी रेखा पे आएगी तो दोनों रेखाएं एक ही होगी। संपाती का मतलब ये था। और जब संपाती होती है तो उसका क्या होता है, कोई एक हल होता ही नहीं है, मतलब कोई यूनिक हल, जैसे कि प्रतिच्छेद करते रेखाएं की होती थी तो उसकी एक हल होता था, क्योंकि एक ही पॉइंट पर काटते थे दोनों रेखाएं ग्राफ पर। लेकिन यहाँ पर दोनों समीकरण एक है। जब ये संपाती रेखाएं देगा ग्राफ पर, क्या देगा, संपाती रेखाएं देगा, ठीक है, तो ये अपरिमित रूप से अनेक हल देगा। मतलब इसका कोई एक हल होगा ही नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल देगा, मतलब बहुत सारे देंगे, अनेक हल देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक हल देगा ही नहीं, तो हम क्या है, रबर और पेंसिल का मूल्य मतलब x और y की वैल्यू हम बता नहीं सकते। तो यहाँ लिख देंगे इसीलिए x और y का मूल्य निश्चित नहीं है, ठीक है। इसलिए x के और y के मूल्य हम निश्चित नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका उदाहरण नंबर 9वां। अब हम करेंगे उदाहरण नंबर 10वां, ठीक है। चलिए चलते आगे। चलो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन 2 का इंट्रोडक्शन कर रहे थे मैं न्यू एनसीईआरटी बुक के अनुसार, क्लास 10 का मैथ का। तो अब हम देख रहे हैं उदाहरण 10वां। उदाहरण 9 तक कर चुके हैं, उदाहरण 10वां देख रहे हैं। देखें कह रहा है कि ये रेल की 2 पटरियाँ हैं, 2 समीकरण जो है। कह रहा है इसका x और y की वैल्यू निकालो, हल ज्ञात करो। देखिए सबसे पहले किसी एक की वैल्यू निकालिए। जैसे मान लीजिए हम पहला समीकरण लेते हैं, x प्लस में 2y और माइनस में 4 इक्वल में 0, ठीक। इसको उस तरफ भेज देते, क्या हो जाएगा, x प्लस में 2y बराबर माइनस प्लस का 4, ठीक है। 4 उधर चला जाएगा माइनस में, ये भी क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई। इसको मान लेते हैं हम ये हमारा समीकरण 1, ये समीकरण 2, और इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3, ठीक है। अब समीकरण 2 में रख देते हैं, तो समीकरण लिखेंगे 3 को, समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, एक्स वैल्यू यहाँ एक्स रख देंगे तो 2x और प्लस में 4y और माइनस में 12 बराबर में 0, तो इस 12 को उस तरफ कर देंगे तो 2x प्लस में 4y प्लस में 12, ठीक है। यहाँ पर रख दो x की वैल्यू, ठीक है। तो जब रखेंगे तो 4 माइनस में 2y और प्लस में है 4y बराबर में है 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, एक बार इससे गुना, एक बार इससे गुना, इससे गुना करेंगे 4 दूनी 8, इससे गुना करेंगे तो 4y माइनस का और प्लस का 4y है और बराबर में 12 है, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, बचा क्या, 8 बराबर में 12, इसका मतलब बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर देखोगे तो ये क्या है, ये गलत कथन है, गलत कथन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यह है आपका गलत कथन, गलत कथन है, क्योंकि ये दोनों बराबर ही नहीं है और यहाँ पे y की वैल्यू निकली ही नहीं, ठीक है, और ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये गलत कथन है और ये गलत कथन है। इसको अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से आप समझ पाओगे कि भाई अगर देखेंगे तो ये देखो, ये दोनों आश्रित भी नहीं है। कहाँ गया ये, नहीं सॉरी,
ये देखोगे तो दोनों आश्रित समीकरण भी नहीं, मतलब दोनों संपाती भी नहीं, दोनों समीकरण सेम भी नहीं है। सेम नहीं है कि क्या मतलब है, तो आपको मैंने एक चीज़ बताया था कि अगर देखोगे तो यहाँ पर a1 की वैल्यू देखो कितनी है, 1 है, b1 की वैल्यू देखो कितनी है, 2 है, और c1 की वैल्यू देखो कितनी है, -4 है। यहाँ पर देखो कि a2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और b2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, और c2 की वैल्यू कितनी है, -14। इसको बटे में रखोगे, देखो बट्टा में 2, बराबर में 2 बटे में 4, बराबर में -4 बटे में -14। माइनस कर जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तो कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, 2 7 14। ये क्या 1/2 बराबर में 1/2 बराबर में 2 बटे में 7। ये बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या था कि अगर a1 अपन में a2 बराबर होगा b1 अपन में b2 के, और बराबर नहीं होगा c1 अपन में c2 के, ठीक है, इसका मतलब क्या था, ये समांतर रेखाएं होगी, समांतर रेखाएं होगी। इसका मतलब कि क्या है कि ये दो रेखाएं जो थी, दो रेल की पटरियाँ थी। इसका मतलब है समांतर रेखाएं का मतलब क्या है कि ये रेल की पटरियाँ दोनों रेल की पटरियाँ कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी, समांतर ही रहेगी, पैरेलल ही रहेगी। और हमें पता है कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण में जब दो समीकरण होते हैं तो दोनों ग्राफ पर या तो काटते हैं या संपाती रहते हैं या फिर समांतर रहते हैं। तो ये समांतर है, और समांतर कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा तो हल निकलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों समीकरण का कॉमन हल होता है, दोनों जितने पॉइंट पे काटते उतना हल होता है। तो यहाँ एक भी पॉइंट पे नहीं काट रहा है, इसीलिए क्या है, इसका एक्स वाई वैल्यू निकला, मतलब इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका यहाँ पे एक्स वाई की जो वैल्यू है निकला ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका था उदाहरण नंबर 10वां। ठीक है, चलिए, अगर हमारी वीडियो लेक्चर अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, दबा लीजिएगा, और उसके साइड में बेल आइकन होगा, इसको दबा लीजिएगा, जिससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुँचे। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।